तो आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध के विचार हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? क्या इस विद्या को चुराया जा सकता है? भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। आइए आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक और बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूं। आप उस कथा से समझ जाएंगे कि विद्या किस तरह से हासिल की जाती है। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबी के फायदे के लिए। जब कोई गरीब असहाय उसके पास आता था, तभी वह इस विद्या का प्रयोग करता था। वह अपने स्वार्थ के लिए इस विद्या का प्रयोग नहीं करता था। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। उसे कुछ पैसे दे देना जिससे उसकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट न आए। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हो गया। इस फटे हाल ब्राह्मण के पास इतना बड़ा सोने का बर्तन कहां से आया? कहीं यह चोरी तो नहीं किया है? कहीं यह चोर तो नहीं है? कहीं यह राजा के यहां से किसी तरह से इसे चुराया है, पाया है? वह जानने का प्रयास करने लगा। ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो न हो, वह राजा का ही है, वह कन्फर्म कर चुका था। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर ले आओ। राजा का सिपाही तुरंत गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने बड़े गर्व से कहा, जी हां। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर बिना डरे बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे वसूल के खिलाफ है। राजा, जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर निर्भीक होकर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। इतनी बात पर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे यह विद्या नहीं सिखा दी तो ठीक नहीं होगा। मैं 15वें दिन के बाद आपको फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को छोड़ दिया। वह रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर
होता था कि नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने तुरंत उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गया तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की, वह फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। अगर इसका उपयोग आप अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो यह विद्या अपने आप नष्ट हो जाएगी और यह विद्या काम नहीं करेगी। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलवाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? फकीर ने कहा, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती है। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने चले गए। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, जरूर बताइए। चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों जानते हैं, आज का समय शुगर सभी को, युवा, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी को अपनी चपेट में घसीट रहा है और शुगर आज एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। आखिर शुगर इतनी तेज, डायबिटीज इतनी तेज फैल क्यों रही है? क्या है इसका कारण? दोस्तों चलिए कुछ कारण समझते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें आज आप लोगों को हम बताएंगे जो घर में है, कुछ पैसे नहीं लगेंगे और शुगर को 21 दिन में रिजॉल्व कर देगी, यानी कि ठीक कर देगी 100%। शुगर अगर दोस्तों हम अपने दृष्टि से देखें या आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो शुगर कोई बीमारी नहीं। अगर प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो शुगर भी कोई बीमारी नहीं है। टोटल आपकी आदतों की वजह से शुगर आपके शरीर में होता है, डायबिटीज के शिकार आप होते हैं। आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो हमें बीमार बनाती है? तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने थोड़े शरीर के बारे में जानना होगा। जब तक आप अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक दोस्तों निवारण आसान नहीं होता है। दोस्तों आप एक छोटी सी गाड़ी लेने जाते हैं और जब आप गाड़ी को लेके आते हैं, उस गाड़ी पर भी इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि इस गाड़ी को इतने स्पीड में चलाना है तभी ये गाड़ी एवरेज देगी, इस गाड़ी पर इतने लोग बैठेंगे, इस गाड़ी का मेंटेनेंस करने के लिए आपको समय समय पर इसकी सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, इसमें तेल मोबिल डीजल डालना पड़ेगा, जो कुछ पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर। तो जब ब्रह्मांड ने इस हमारे शरीर की रचयिता की होगी, हमारे शरीर को बनाया होगा, तो दोस्तों उसने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उसने भी कोई कॉपी दी होगी और उस कॉपी तक हम आप नहीं पहुंच पाए। वो कॉपी कौन सी है? वो कॉपी है आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हमें क्या खाना है, हमारा प्राकृतिक क्या नियम है, हमें क्या नहीं खाना है। अगर हम प्रकृति के इस नियम को समझ गए, अपने इस इंस्ट्रक्शन को समझ गए, अपने इस डायरी को समझ गए कि हमारे डायरी में भगवान ने क्या लिखा है, ब्रह्मांड ने क्या लिखा है कि कब तुम्हें खाना है, कब तुम्हें सोना है, कब क्या खाना है, अगर इस पूरी प्रक्रिया को हम समझ गए तो दोस्तों हम कभी बीमार नहीं होंगे।
इसके लिए आप अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर के 5 पोषक तत्व जो हैं, इन पोषक तत्वों में अगर कोई कमी हो गई, कम ज्यादा हो गया तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। और ये हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर में जब पित्त दोष गड़बड़ हो जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का जब कफ दोष कम या ज्यादा हो जाता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारियां इन्हीं कारण से होती है। और ये जो दोस्तों शुगर होता है, डायबिटीज होता है, ये हमारे पित्त और कफ दोष से रिलेटिव है। पित्त और कफ दोष का स्थान हमारे शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों, कफ दोष का जो स्थान है वो स्थान है हृदय से ऊपर। हृदय से ऊपर हमारे कफ दोष का स्थान है और हृदय से नाभि के जो बीच का स्थान है ये हमारा पित्त दोष का स्थान है। तो दोनों जगह यहीं से पित्त और कफ का हृदय नाभि के ऊपर के भाग का पित्त और कफ का स्थान होता है। ये दोस्तों हमारे शरीर में कब से कब पाया जाता है तो आप समझ गए। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हम कफ प्रवृत्ति में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कफ बनता है, वो प्रकृति की देन है। वो कफ जो इसलिए बनता है, उस समय हमारे शरीर में कफ बनना जरूरी है, तभी हमारा शरीर ग्रो होगा। बस हमें ये ध्यान देना, जो हमारे बच्चे हैं, उस समय बच्चे होते हैं और बच्चों को नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसमें पेरेंट्स को केयर करना पड़ेगा, बच्चों को हम क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। तो हमें ध्यान दीजिए, बस मोटे तौर पे हमें कोई भी ठंडी वस्तु बच्चों को नहीं देना है, खास करके सूर्य डूबने के बाद, अन्यथा वह कफ की चपेट में आ जाएंगे और कफ की चपेट में आने पे बहुत सारी बीमारियां होंगी। दूसरा समय है दोस्तों, जो हमारे शरीर में पाया जाता है पित्त प्रवृत्ति। पित्त प्रवृत्ति दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल से ऊपर 60 साल के बीच में जब हम हैं, इस अवस्था को हम युवा अवस्था कहते हैं। और इसी युवा अवस्था में पित्त दोष सबसे ज्यादा हमारे शरीर में बनता है, पित्त दोष, और सबसे ज्यादा दिन तक रहता भी है। अब आप सोचिए, 15 साल से 60 साल यानी 45 साल हमारे शरीर में पित्त दोष रहता है। तो हमें यह ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा भोजन है जो हमें नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में पित्त और बढ़ेगा। जब पित्त बढ़ेगा तो 15 से 20% बीमारी यानी खतरनाक बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। अब हम जब जाते हैं युवा अवस्था से वृद्धावस्था में, यानी 60 साल के ऊपर जाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है? तो हमारा शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो हमें यह ध्यान देना है, वात को बढ़ाने वाली जो चीजें वो हम ना खाएं। तो आप समझ गए दोस्तों, आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ, वात पित्त कफ का क्या रोल है। तो दोस्तों, इसमें कौन सी चीजें नहीं खाना वो भी जान लें, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए क्या खाना, ये भी जानेंगे दोस्तों। उसके पहले ये जान लीजिए, जो प्रकृति का नियम है उसको हमें फॉलो करना है। आज का जो प्रकृति का नियम है, हम जस्ट उसके उल्टा चल रहे हैं। जब हम प्रकृति के उल्टा चलेंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में विकार होगा। अगर हम देखा जाए, पहले की बात करें, जो लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक पहले नहीं होता था, और आज भी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं उनको कोई बीमारी नहीं। मेरे पिताजी 95 प्लस है, आज तक उनको एक टैबलेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना फ्रेश। आप उन्हें ना तो मैगी खिला सकते हैं, ना तो टोस्ट ब्रेड खिला सकते हैं, और दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खा लेते हैं खाना। तो हमारा जो प्रकृति का नियम है दोस्तों, प्रकृति के नियम के अनुसार जो हमारे पेट में जठर पाया जाता है, जठराग्नि पाया जाता है, यही खाने को पचाता है। और ये किस पे काम करता है? इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के बाद ये हमारा जठर उत्तेजित होना शुरू होता है, और जब सूर्यास्त होने को होता है,
सूर्योदय के समय ये जठराग्नि शुरू होता है उत्तेजित होना, यानी काम करना शुरू करता है, यानी कि आपका पाचन तंत्र में खूब भूख लगेगी, तेज काम करेगा। और जैसे जैसे सूर्य ढलने को होगा, सूर्यास्त होने को होगा, ये दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, यानी आराम मुद्रा में। तो कहने का मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले 40 मिनट पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नामुमकिन है, तो इसको नामुमकिन आपको बनाना पड़ेगा। प्रयास आप करिए सूर्यास्त के पहले, यानी 40 मिनट पहले आप ऐसा नाश्ता कर लीजिए, रात में खाना ही ना खाना पड़े। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। क्या फायदे हैं? जब आप सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खाना खा लेंगे, यानी 5 से 6 बजे के बीच में आप जब खाना खा लेते हैं और सोने कब जाते हैं? 10 बजे। 10 बजे सोने जाते हैं, नहीं तो 11 बजे सोने जाते हैं, तो ये बीच में आपको समय मिल रहा है। इस बीच के समय में आपका खाना क्या हुआ? पच गया। 4 घंटे में जो कुछ भी खाया वो पच गया। अब जब आपका खाना 10 बजे तक पच गया, अब फिर अगले दिन आप सुबह 10 बजे खाएंगे। सुबह 10 बजे खाएंगे, तो 10 बजे आपने आज कब खाया था? 9 बजे। और 10 बजे खा रहे हैं, यानी 15 से 16 घंटे का आपको समय मिल गया। 15 से 16 घंटे में 4 घंटे में आपका खाना पच गया। 12 घंटे आपके जो अंदर के आर्गन है, आपके सारे आर्गन खुद अपने आप रिपेयर कर लेते हैं। रिपेयर, पुनः जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, और जो आपके शरीर में वेस्ट सेल्फ है उसे नष्ट कर देता है। ये आपके शरीर बहुत शक्तिशाली है। ये शरीर आपका चाहे तो सारी बीमारी को नष्ट कर सकता है। बस आप इस शरीर को एक्टिव रखना है, इसे जागृत करना है, प्रकृति के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 16 घंटा का उपवास हो गया। अगर आपने यही 16 घंटे का उपवास वाली प्रक्रिया आपने अपना लिया सिर्फ 21 दिन, तो इसी 21 दिन में आपका शुगर रिजॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व हो जाएगा। आपकी मेडिसिन कुछ दिन बाद बंद हो जाएगी, ये प्रक्रिया। दूसरा है दोस्तों, हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय अगर हम पानी पीते हैं तो जो हमारा ये जठर है, जो अग्नि है, ये जब खाना आपके पेट में जाता है, यही खाने को पचाता है, और वो बंद हो जाता है तो खाना सड़ जाता है। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना आप जब भी खाइए तो दोस्तों खाने को 32 बार चबा चबा के खाइए। आपके शरीर में 2 ही पाचन तंत्र हैं, 2 ही चक्कियां हैं जो खाने को पचाती। पहला आपका मुख है, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा आपका पाचन तंत्र है, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। तो दोस्तों आपको मुंह में जब 32 बार आप चबा चबा के खाने को खाएंगे तो उतने ज्यादा लार बनेगी, सलाइवा बनेगी। यह एक प्रकार की एंजाइम है, यही खाने को पचाती है। और जो एंजाइम है ये अल्काइन एंजाइम है, तो जब आपके पेट में जाएगी तो कोई एसिडिटी जो बन रही उसे शांत करता है, शांत करता है, और दोस्तों आपका खाना तुरंत पच जाता है। अब एक इसके और फायदे हैं, जब आप चबा चबा के खाते हैं तो आपको पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको पानी की जरूरत नहीं, चूंकि खाना पानी बन गया। दूसरी चीज, पानी कब पीने की जरूरत होती है? जब आप खाना खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं तो तीखा मत खाइए, जितना आप सह सकते हैं उतना आप खाइए, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आदत पकड़ाने की जरूरत। खाना खाने के यानी बढ़िया से आप चबा चबा के अगर खाना खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और जो हमने कहा प्रकृति के अनुसार आप खाना खाएंगे, तो दोस्तों आपको कभी भी शुगर क्या कोई बीमारी नहीं होगी। इसी पे हमारा पाचन था। लेकिन आज हम जस्ट इसके उल्टा जा रहे हैं। उल्टा क्या जा रहे हैं? आज हम खाना जो खा रहे हैं वो रात में खा रहे हैं। कब खा रहे हैं? 10 से 11 बजे। आप वहीं पे पफ पक्षी को ले लीजिए, वो प्रकृति के नियम को जानते हैं। पफ पंछी आपका जो है प्रकृति के अनुसार ही खाना खाते हैं। सूर्य डूब गया, आप किसी भी पफ पंछी को आप खाना नहीं खिला सकते, वो चले जाते अपने घोंसले में, आराम मुद्रा में दोस्तों, कभी उन्हें नहीं, और उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए वो टोटल प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, और वो खाना और पानी दोनों एक साथ नहीं करते। चिड़िया है तो पहले पानी पिएगी या तो खाना खाएगी, दोनों। तो दोस्तों यही मनुष्य, हम ही लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के उल्टे चल रहे हैं। आदमी कोई 11 बजे खाना खा रहा है, कोई 12 बजे खाना खा रहा है। अभी आप 4 लोगों की सभा में बैठिए, लोग बड़े गर्व से कहते हैं, यार मैं तो 11 बजे सोता हूँ, मैं तो 12 बजे, मैं तो 1 बजे सोता हूँ। अरे यार, तुम गर्व से जो कह रहे हो ना, ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आप प्रकृति के विरुद्ध बोल रहे हो, और अपने अंदर आप बीमारी ला रहे हो।
तो आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है, सभी बीमारियों से बचना है, तो दोस्तों प्रयास करिए आज के समय के हिसाब से आप 7 बजे नहीं तो 8 बजे कर और रात का खाना नाम मात्र खाइए, क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है रात में स्लो हो जाता है। नहीं तो जो कुछ आप लेट में खा रहे हो पचेगा नहीं, और जब खाना पचता नहीं तो खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न करता है। तो पहले तो ये नियम का पालन कर लीजिए। कुछ दोस्तों आप अपने दिनचर्या में चेंजिंग कर दीजिए, 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए और सुबह आप उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का जो मेन समय है वो 3 से 4 है, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप 4 से 5 बजे के बीच में उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए। पहली प्रक्रिया 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग वॉक चले जाइए। ये जो 2 घंटे का समय अगर आपने दे दिया तो इससे भी आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। 2 घंटे में क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर आप अपनी क्षमता के अनुसार मॉर्निंग वॉक करना है, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। तो जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको दौड़ लगाना भी पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। चूंकि ये रोज का हमारा प्रैक्टिकल है, मैं बता रहा हूँ आपको तेज भी चलना पड़े। और जब आप तेज चलेंगे दोस्तों, और प्रयास करिएगा नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो और जहां पे हरी घास हो उस पे चलिएगा। जब उसकी बूंदें लगेगी तो दोस्तों उसी तरह से आपका चेहरा भी हरा भरा हो जाएगा। तो जब आप तेज चलते हैं हार्ट बीट तेज होती है, और जितने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, और इस गर्मी के माध्यम से पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जो वेस्ट विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल आएंगे। अब दोस्तों आपका मॉर्निंग वॉक हो गया। और जब आप तेज चलते हैं जानते हैं क्या कदम होना चाहिए, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम एक गिनते हुए आप चलेंगे तो आपका शरीर एकदम फुर्तीला बन जाएगा। तो आधे घंटे के बाद आप वहीं बैठ जाइए, फील्ड में बाहर ही जाइए, घर मत आइए। वहीं बैठ के आप कुछ योगा करना है। 2 योगा आपको जरूर करना है। अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 20 से 25 मिनट। उसके बाद कपाल भात। कपाल भात अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर कपाल भात और अनुलोम विलोम से ही रिजॉल्व हो जाएगा। कपाल भात 15 से 20 मिनट। कपाल भात अनुलोम विलोम सही ढंग से कैसे करना है इसकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ जाएगी, किसी को भी अपना गुरु मान के उनसे सीख सकते हैं, बड़ा आसान सा है। तो दोस्तों ये 2 योगा करिए, वहीं बैठ के कुछ और योगा कर लिए, जैसे सूर्य प्राणायाम, दंड बैठक, जो कुछ आप करना है अपने क्षमता के अनुसार। यानी कि 2 घंटे आपको उसी प्रकृति में बिताना है। अब वहीं पे बैठ के 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिएगा। अब मेडिटेशन से दोस्तों आपके शरीर को रिलैक्स मिलता है, सारी बीमारी रिजॉल्व होते हैं, आपके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो चिंता मुक्त ही भी बहुत बड़ा कारण है। चिंता में आपको नहीं रहना है, चिंता को छोड़िए, बहाइए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में कैसा बदलाव आता है। अगर ये 2 घंटे का डेली आप दे रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यू आपको 2 घंटे देना। अब जो शुगर का सबसे प्रमुख कारण है, जिस कारण से शुगर हो रहा है उसे आप जान लीजिए। जैसे हमने कहा आपके शरीर में वात पित्त कफ 3 चीज होते हैं, तीनों आपके बढ़ने नहीं चाहिए, बैलेंस में रहने चाहिए। अगर ये 3 चीज जब बढ़ते हैं तभी आपको बीमारी होती है। तो तीनों चीज को बढ़ाने वाली चीजें जो है वो कौन सी चीजें हैं, इसे आज से अभी से आप छोड़ देंगे तो दोस्तों आपके शरीर की सारी बीमारी गायब होगी। चीनी, चीनी से बना हुआ कोई चीज हमें नहीं खाना। चीनी जो बनता है प्रोसीजर से बनता है और इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक केमिकल है दोस्तों सल्फर। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है। अगर उस चीज को हम खा रहे हैं तो बीमार तो होंगे, और ये हमारे शरीर में जल्दी पचता नहीं, चीनी जल्दी नहीं पचती। कोई चीज आप खाएंगे, नेचुरल मीठा खाएंगे, गुड़ खाएंगे, या नेचुरल मीठा जो होता है उसे आप लेंगे, जैसे खजूर का गुड़ वगैरह नेचुरल चीजें लेंगे तो 2 से 3 घंटे में पच जाता है। लेकिन चीनी से बनी हुई कोई भी चीज 7 से 8 घंटे आपके पेट में पड़ी रहती है तो दोस्तों ये सड़ाई फट जाएगी, और ये एसिडिक प्रोधक यानी कि एसिडिटी को बढ़ाती है। तो चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना। मैदा बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन उस पर की ऊपर की लेयर हटा ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, और यही मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जब उसमें का अच्छा चीज हटा लिया गया, वो वेस्ट बना, तो उसे हमें क्यों लेना है। और आज मार्केट में जो चीजें बिक रही 80 से 90% मैदे से बनी हुई, चाहे मिठाई हुआ, टॉफी मिठाई हुआ, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, जितनी भी चीजें हैं सब में दोस्तों मैदा बना हुआ है।
तो मैदा से बनी हुई हमें कोई चीज़ नहीं लेना। जो कुछ आपको खाना अपने घर का होममेड खाना है, बाहर के कोई भी तली भुनी चीज़ हमें नहीं लेना है। जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर जो कुछ आप खा रहे हैं, इसे आज से अभी से आपको त्याग देना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें कभी नहीं लेना है। रिफाइन करने तेल में कई प्रोसीजर करना पड़ता है, हमने कई वीडियो में बताया है। जो कुछ तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, यानी कि आपके शरीर में एसिडिटी बनाएगा, और एसिडिटी बनेगा तो बीमारियां होगी। उसके बाद कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना, धूम्रपान, अल्कोहल हमें नहीं करना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। ताज़ा खाना हमें हमेशा खाना है। तो दोस्तों, मेरे घर में फ्रिज की क्या रिक्वायरमेंट है? आप सब्जी ताजी ला रहे हैं, रोज ताजी सब्जी खा रहे हैं, और ताजी ही लाइए। क्योंकि दोस्तों, जब हम मार्केट से सब्जी लाते हैं, अगर आप किसान हैं तो आपके घर फ्रिज की जरूरत नहीं, सब्जियां भी ताजी हो रही। अगर आप दोस्तों मार्केट से सब्जी ला रहे हैं तो एक दिन दो दिन की बात की वो सब्जी हो गई, और उसे आप ला के फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद स्टोर करके खा रहे हैं, तो फ्रिज से जो ऑक्सीजन निकलता है, जो गैस निकलती है, वो उसके जो तत्व है उसको नष्ट कर देती है। इसलिए हमें कोई भी सब्जी फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए, बनने के पहले भी, बनने के बाद भी। तो फ्रिज की क्या जरूरत है? पानी हमें नॉर्मल पीना है, पानी हमें ठंडा पीना है नहीं। तो हमारे अपने हिसाब से, हमारे भारत जैसे देश में, सांस्कृतिक देश में, फ्रिज की कोई जरूरत नहीं है। फ्रिज आज से अभी से हटा दीजिए। फ्रिज को अपना शौक मत बनाइए। इसके स्थान पे 25 से 30 हजार रुपए में कोई और सामान आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं लेना है। उसका भी रीजन है, हमारे शरीर क्या है, हमारी शरीर गर्म रहती है, आपको पता है दोस्तों। जिसकी शरीर ठंडी हो जाती है, जान लो राम नाम सत्य हो गया। तो हमारी शरीर जब गर्म है, तो दोस्तों हमें गर्म के, अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। यानी कि रूम टेम्परेचर का खाना लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, जिस टेम्परेचर में आप रह रहे हैं। जब इसके विपरीत आप जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं, तो दोस्तों ये आपके पेट में जाता है, एसिडिटी बनाता है। क्यों? अभी आप एक लोहा लीजिए, उसी थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए, देखिए वहां छन्ने की आवाज आएगी। तो उसी तरह से जब आप ठंडा आपके पेट में जाता है, तो उसी वहां पे छन्न की आवाज आ रही है, लेकिन आप उसे नहीं सुन पा रहे। इसलिए ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना। हाँ, कभी कभी किसी पेशेंट को बताया जाता है कि भैया आप ठंडी चीजें लीजिए, कुछ दिनों के लिए, उस समय आप ले सकते हैं। बाकी हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से, अगर आप 24 घंटा गुनगुने पानी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आपको कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी, और ना एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपको शुगर नहीं होगा। इन चीजों का आपको प्रयोग करना है, इन्हें छोड़ देना है। आज से अभी से आपके शरीर की सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको खाना क्या है ये भी जान लीजिए। हरी साग सब्जी खूब खाइए, जो भी सीजन वाइज हरी साग सब्जियां है, पत्तेदार है, ये खूब खाइए। ताजे फल का सेवन करिए सीजन वाइज। ड्राई फ्रूट लीजिए, बीन्स लीजिए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए, फाइबर वाली चीजें लीजिए। वही चीजें आप खाइए जो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी ना बनाए, और अपने क्षमता के अनुसार जो आप पचा सकें उतने खाना है। खाना हमें हमेशा सात्विक खाना चाहिए। खाना हमें भूख से हमेशा 60% का, 40% आप हमेशा अपने पेट को आप खाली रखिए। 40% में 3% आपका जो है खाना दोस्तों सजीव होना चाहिए, 10% निर्जीव होना चाहिए, और 20% आपका पेट हमेशा खाली रहना चाहिए। सजीव में, जीव सजीव वस्तु कौन सी होती हैं? जो प्रकृति से डायरेक्ट नेचुरल मिली हो, जिसके साथ कोई प्रोसीजर ना किया गया हो। और निर्जीव कौन है? चाय, समोसा, ब्रेड, टोस्ट, ये निर्जीव है। बनी तो है प्रकृति की चीजें, लेकिन इसमें के साथ प्रोसीजर किया गया, इसमें कुछ तरह की और चीजें मिलाई गई है। तो इसलिए जितनी भी चीजें तल भुन दी जाती है उस निर्जीव हो गए। तो निर्जीव कम से कम प्रयोग करिए। और दोस्तों, अब खाना क्या है, चलिए उसे करिए। उसे हम बात कर लेते हैं, जिससे आपका शुगर कुछ ही दिनों में, यानी कि 21 ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको लेना है मेथी। मेथी आधी चम्मच लेना है, अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम लेना है 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 15 ग्राम, मूंग लेना है 25 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है, और सुबह जब योगा मेडिटेशन करके आप घर वापिस आएंगे, इसे बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है दोस्तों। खाना, ये जो बीज लेंगे दोस्तों, बीज आपको खाने वाला एक अलग आता है, जमाने वाला अलग आता है। ये खाने वाला बीज आपको किराने की दुकान पे मिलेगा, पंसारी के यहाँ मिलेगा।
या ड्राई फ्रूट वाले भी रखते हैं। और जो जमाने वाला बीज होता है, बीज भंडार पे होता है, तो जमाने वाला बीज आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये शोधित किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल मिले होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी और एक मीठी। खट्टी बादाम कभी मत लीजिएगा, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी बादाम खरीदिएगा, मीठी बादाम लेना है। इसको आपको रोज सुबह खाना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। इसको खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। चाय का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। अब आपको एक सलाद बताएंगे, इस सलाद आपकी शुगर को रिजॉल्व करने में सहायता करेगी। इसमें जो चीजें हैं सब में अल्काइन है, क्षारीय चीजें हैं, और क्षारीय चीजें ही आपको खाना है, जो शुगर को कम करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके शरीर में जो भी पोषक तत्वों की कमी है, उन पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करेगा। वो क्या चीजें हैं, आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है आपको, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया की पत्ती आपको लेना है 2 चम्मच कटी हुई, पुदीना की पत्ती लेना है 7 से 8 पत्ती डाल देना है, काला नमक आपको स्वादानुसार लेना है, और दोस्तों आपको काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी आप डाल लेंगे। और इसके साथ इसमें ले लेंगे आंवला, अगर आपको हरा आंवला मिल जाए तो फिर ले लें। ये सारी चीजें लेने के बाद आप एक प्लेट में काट लीजिए। अब इसी सलाद को दिन भर में एक बार आपको खाना है, चाहे जब खा सकते हैं। इसको ऐसे खा सकते हैं, नहीं आप ऐसे खा पा रहे हैं तो इसका आप जूस निकाल लीजिए, सबसे बेटर रहेगा कि इसका आपको जूस निकालना है। जूस निकालने के बाद यही जो 1 गिलास आपका जूस बनेगा, इसी जूस को आपको रोज पीना है, एक बार पीना है, चाहे जब पीजिए, एक बार पीना है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका दूसरी प्रक्रिया। इससे आपके शुगर के साथ साथ शरीर की बहुत सारी बीमारियां रिजॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद रात को सोते समय आपको क्या लेना है, रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध, वो भी पैकेट का नहीं होगा, घर का होगा। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया दोस्तों, अमृत के समान है। और उसी में दोस्तों आपको दूध मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप 1 गिलास पानी लेंगे, और 1 गिलास पानी में आपको डालना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दूध या पानी दोनों में से कुछ हो, गर्म होना चाहिए। मिला करके रात में सोते समय आपको इसे पीना है। रात में सोते समय आप पिएंगे तो सुबह आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। और ये त्रिफला चूर्ण जो है, गैस, एसिडिटी, कब्ज सबको खत्म कर देना। अगर आपको कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, तो अब दोस्तों आप 1 चम्मच के बजाय त्रिफला 2 चम्मच कर सकते हैं, और इसे आप हमेशा ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपने शुगर को रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी जड़ से ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपके आसपास कोई डॉक्टर हो तो उन डॉक्टर्स के संपर्क में 3 दिन तक लगातार पानी का एनीमा ले लेंगे तो आपके आंतों की सफाई हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना है अपने आंतों के। और पानी वाला जो एनीमा लिया जाता है, इस साइड इफेक्ट नहीं करता है, ये नुकसान नहीं करता है, इसकी आदत नहीं पड़ती है। तो पानी वाला एनीमा आप महीने में 3 बार जरूर ले लिया करिए, कुछ दिन तक, 3 महीने तक लगातार। तो 3 महीने तक लगातार आपकी आंतों की सफाई होती रहेगी, जो तक आप तक कचड़े खाएं वो साफ हो जाएंगे। उसके बाद आज के बाद आप ये कचड़े खा नहीं रहे तो आपका हमेशा के लिए स्वस्थ रहे। दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बना सकते हैं, शुगर को रिजॉल्व कर सकते हैं।